आज मन की बात में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में खेलने जा रहे परवीन यादव, स्नेहा गोयल, दीपिका, प्रियंका, शिवपाल सिंह, चिराग शेट्टी, मनीष कौशिक, भवानी देवी को ओलंपिक खेलने जा रहे इन सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया और वैक्सीनेशन पर भी मध्य प्रदेश के राजेश और किशोरी लाल दुबे से क्या बात की हम सभी प्रधानमंत्री से ही जानते हैं। मन की बात सुनने के लिए मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह के आवास पर मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, श्यामबाबू प्रसाद पिपरा विधानसभा क्षेत्र से, कृष्णनंदन पासवान हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र से, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, पूर्व कल्याणपुर के विधायक सचिंदर सिंह, राजेंद्र गुप्ता, संजीव सिंह, मार्तंडेय नारायण, लालबाबू प्रसाद शामिल हुए। आइए अब हम सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भारत के देशवासियों को क्या संबोधित किया और कैसे संबोधित किया। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप इस क्विज कंपटीशन में जरूर हिस्सा लीजिए। साथियों, जब बात टोक्यो ओलंपिक्स की हो रही हो तो भला मिल्खा सिंह जी जैसे लीजेंडरी एथलीट को कौन भूल सकता है। कुछ दिन पहले ही कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब वे अस्पताल में थे तो मुझे उनसे बात करने का अवसर मिला था। बात करते हुए मैंने उनसे आग्रह किया था। मैंने कहा था कि आपने तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, इसलिए इस बार जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए टोक्यो जा रहे हैं तो आपको हमारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना है, उन्हें अपने संदेश से प्रेरित करना है। वो खेल को लेकर इतना समर्पित और भावुक थे कि बीमारी में भी उन्होंने तुरंत ही इसके लिए हामी भर दी, लेकिन दुर्भाग्य से डीएपी को कुछ और मंजूर था। मुझे आज भी याद है 2014 में वो सूरत आए। हम लोगों ने एक नाइट मैराथन का उद्घाटन किया था। उस समय उनसे जो गपशप हुई, खेलों के बारे में जो बात हुई, उससे मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली। हम सब जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी का पूरा परिवार स्पोर्ट्स को समर्पित रहा है, भारत का गौरव बढ़ाता रहा है। साथियों, जब टैलेंट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक साथ मिलते हैं तब जाकर कोई चैंपियन बनता है। हमारे देश में तो अधिकांश खिलाड़ी छोटे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों से निकल कर के आते हैं। टोक्यो जा रहे ओलंपिक दल में भी कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जिनका जीवन बहुत प्रेरित करता है। हमारे प्रवीण यादव जी के बारे में आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि कितने कठिन संघर्षों से गुजरते हुए प्रवीण जी यहाँ पहुंचे हैं। प्रवीण यादव जी महाराष्ट्र के सातारा जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। वो आर्चरी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। उनके माता पिता मजदूरी कर परिवार चलाते हैं और अब उनका बेटा अपना पहला ओलंपिक्स खेलने टोक्यो जा रहा है। ये सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, हम सभी के लिए कितने गौरव की बात है। ऐसे ही एक और खिलाड़ी हैं हमारी नेहा गोयल जी। नेहा टोक्यो जा रही महिला हॉकी टीम की सदस्य है। उनकी माँ और बहनें साइकिल की फैक्ट्री में काम करके परिवार का खर्च जुटाती है। नेहा की तरह ही दीपिका कुमारी जी के जीवन का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा है। दीपिका के पिता ऑटो रिक्शा चलाते हैं और उनकी माँ नर्स हैं। और अब देखिए, दीपिका अब टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज है। कभी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज रही दीपिका के साथ हम सबकी शुभकामनाएं। साथियों, जीवन में हम जहां भी पहुंचते हैं, जितनी भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं, जमीन से ये जुड़ाव हमेशा हमें अपनी जड़ों से बांधे रखता है। संघर्ष के दिनों के बाद मिली सफलता का आनंद भी कुछ और ही होता है। टोक्यो जा रहे हमारे खिलाड़ियों ने बचपन में साधनों, संसाधनों की
हर कमी का सामना किया, लेकिन वो डटे रहे, जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रियंका गोस्वामी जी का जीवन भी बहुत सीख देता है। प्रियंका के पिता बस कंडक्टर हैं। बचपन में प्रियंका को वो बैग बहुत पसंद था जो मेडल पाने वाली खिलाड़ियों को मिलता है। इसी आकर्षण में उन्होंने पहली बार रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अब आज वो इसकी बड़ी चैंपियन है। जैवलिन थ्रो में भाग लेने वाले शिवपाल सिंह जी बनारस के रहने वाले हैं। शिवपाल जी का तो पूरा परिवार ही इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके पिता, चाचा और भाई सभी भाला फेंकने में एक्सपर्ट हैं। परिवार की यही परंपरा उनके लिए टोक्यो ओलंपिक्स में काम आने वाली है। टोक्यो ओलंपिक के लिए जा रहे चिराग शेट्टी और उनके पार्टनर सात्विक साईराज का हौसला भी प्रेरित करने वाला है। हाल ही में चिराग के नाना जी का कोरोना से निधन हो गया था। सात्विक भी खुद पिछले साल कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इन मुश्किलों के बाद भी ये दोनों मेंस डबल शटल कंपटीशन में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की तैयारी में जुटे। एक और खिलाड़ी से मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा। यह है हरियाणा के भिवानी के मनीष कौशिक जी। मनीष जी खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बचपन में खेतों में काम करते करते मनीष को बॉक्सिंग का शौक हो गया था। आज ये शौक उन्हें टोक्यो ले जा रहा है। एक और खिलाड़ी है सीए भवानी देवी जी। नाम भवानी है और ये तलवारबाजी में एक्सपर्ट है। चेन्नई के रहने वाली भवानी पहली भारतीय फेंसर है जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि भवानी जी की ट्रेनिंग जारी रहे, इसके लिए उनकी मां ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। साथियों, ऐसे तो अनगिनत नाम है, लेकिन मन की बात में मैं आज कुछ ही नामों का जिक्र कर पाया। टोक्यो जा रहे हर खिलाड़ी का अपना संघर्ष रहा है, बरसों की मेहनत रही है। वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं जा रहे, बल्कि देश के लिए जा रहे हैं। इन खिलाड़ियों को भारत का गौरव भी बढ़ाना है और लोगों का दिल भी जीतना है। और इसलिए मेरे देशवासियों में आपको भी सलाह देना चाहता हूं, हमें जाने अनजाने में भी हमारे इन खिलाड़ियों पर दबाव नहीं बनाना है, बल्कि खुले मन से इनका साथ देना है। हर खिलाड़ी का उत्साह बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर आप हैशटैग चीयर फॉर इंडिया के साथ अपने इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप कुछ और भी इनोवेटिव करना चाहें तो वो भी जरूर करें। अगर आपको कोई ऐसा आइडिया आता है जो हमारे खिलाड़ियों के लिए देश को मिलकर करना चाहिए, तो वो आप मुझे जरूर भेजिएगा। हम सब मिलकर टोक्यो जाने वाले अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के खिलाफ हम देशवासियों की लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में हम सब साथ मिलकर कई असाधारण मुकाम भी हासिल कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे देश ने एक अभूतपूर्व काम किया है। 21 जून को वैक्सीन अभियान के अगले चरण की शुरुआत हुई और उसी दिन देश ने 86 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बना दिया, और वो भी एक दिन में। इतनी बड़ी संख्या में भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीनेशन, और वो भी एक दिन में, स्वाभाविक है इसकी चर्चा भी खूब हुई। साथियों, एक साल पहले सबके सामने सवाल था कि वैक्सीन कब आएगी। आज हम एक दिन में लाखों लोगों को मेड इन इंडिया वैक्सीन मुफ्त में लगा रहे हैं, और यही तो नए भारत की ताकत है। साथियों, वैक्सीन की सेफ्टी देश के हर नागरिक को मिले, हमें लगातार प्रयास करते रहना है। कई जगहों पर वैक्सीन हेजिटेंसी को खत्म करने के लिए कई संगठन, सिविल सोसाइटी के लोग आगे आए हैं और सब मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए हम भी आज एक गांव में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं वैक्सीन के बारे में।
मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के डुलारिया गांव चलते हैं। हेलो, नमस्कार, नमस्ते जी। मेरा नाम राजेश हिरावे, ग्राम पंचायत डुलारिया, भीमपुर ब्लॉक। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया कि मैं जानना चाहता था कि अभी आपके गांव में अब कोरोना की क्या स्थिति है। सर, यहाँ पे कोरोना की स्थिति तो अभी ऐसा कुछ नहीं है यार। अभी लोग बीमार नहीं है। जी, गांव की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं गांव में? गांव में 462 पुरुष है और 332 महिला है। अच्छा राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएपों पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी सर, पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया सर। अरे रे, ये क्या बात की आपने? देखिए राजेश जी, जी मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है, पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है। देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। और राजेश जी, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए, और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कारण ही नहीं है। कारण यही सर, कुछ लोगों ने ऐसी गलत अफवाह फैला दी जिससे लोग बहुत ही भयभीत हो गए। उसका उदाहरण देते, जैसा उस वैक्सीन को लगाने से बुखार आना, बुखार से और बीमारी फैल जाना, मतलब आदमी की मौत हो जाना, यहाँ तक के वो अफवाह फैला। ओ देखिए, आज तो इतने रेडियो, इतने टीवी, इतनी सारी खबरें मिलती हैं और इसलिए लोगों को समझाना बहुत सरल हो जाता है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अनेक गांव ऐसे हैं जहां सभी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, यानी गांव के 100% लोग। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कश्मीर में बांदीपुरा जिला है। इस बांदीपुरा जिले में एक व्यवन गांव के लोगों ने मिलकर 100% वैक्सीन का लक्ष्य बनाया और उसे पूरा भी कर दिया। आज कश्मीर के इस गांव के 18 साल से ऊपर के सभी लोग टीका लगवा चुके हैं। नागालैंड के भी 3 गांवों के बारे में मुझे पता चला कि वहां भी सभी लोगों ने 100% टीका लगवा लिया है। राजेश जी, आपको भी अपने गांव, अपने आसपास के गांव में ये बात पहुंचानी चाहिए। और आप भी जैसे कहते हैं भ्रम है, बस ये भ्रम ही है। तो भ्रम का जवाब यही है कि आपको खुद को टीका लगा करके समझाना पड़ेगा सबको। करेंगे ना आप? जी सर। पक्का करेंगे? जी सर, आपसे बात करने से मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद भी टीका लगाऊंगा और लोगों को इसके बारे में आगे बढ़ाऊं। अच्छा, गांव में और भी कोई है जिनसे मैं बात कर सकता हूँ? जी है सर। कौन बात करेगा? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते जी, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम है किशोरीलाल दुर्वे। तो किशोरीलाल जी, अभी राजेश जी से बात हो रही थी। जी सर। और वो तो बड़े दुखी होकर के भी बता रहे थे कि वैक्सीन को लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं। जी, आपने भी ऐसा सुना है क्या? हाँ सुना तो हूँ सर। वैसा क्या सुना है? क्योंकि है सर, ये बात में महाराष्ट्र आया थे, उधर से कुछ रिश्तेदारी से जुड़े लोग मतलब कुछ अफवाह फैलाते कि वैक्सीन लगे से लोग सर मर रहे हैं, कोई बीमार हो रहे हैं। सर लोगों का ज्यादा भ्रम है सर, इसलिए नहीं ले रहे। नहीं कहते हैं कोरोना चला गया, ऐसा कहते हैं। जी, कोरोना से कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हैं।
नहीं, कोरोना चला गया नहीं बोलते सर, कोरोना तो है बोलते, लेकिन वैक्सीन जो लेते हैं उससे मतलब बीमारी हो रहे पर मर रहे, ये स्थिति बताते सर वो। अच्छा, वैक्सीन के कारण मर रहे हैं। अपना क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है सर, ऐसे भी लोग इसमें जल्दी डरते हैं, जो भ्रम फैला देते, इस कारण से मतलब लोग नहीं ले रहे सर वैक्सीन। देखिए किशोरलाल जी, जी हाँ ये सर। अफवाह फैलाने वाले लोग तो अफवाह फैलाते रहेंगे। जी हमें तो जिंदगी बचानी है, अपने गांव वालों को बचाना है, अपने देशवासियों को बचाना है। और ये अगर कोई कहता है कि कोरोना चला गया तो ये भ्रम में मत रहिए। जी ये बीमारी ऐसी है कि बहुरूपी वाली है, जी सर। रूप बदलती है, नए नए रंग रूप करके पहुंच जाती है। जी और उसमें बचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बना है, मास्क पहनना, साबुन से बार बार हाथ धोना, दूरी बनाए रखना, और दूसरा रास्ता है इसके साथ साथ वैक्सीन का टीका लगवाना, वो भी एक अच्छा सुरक्षा कवच है, तो उसकी चिंता करिए। जी अच्छा किशोरलाल जी, ये बताइए, जी सर। जब लोग आपसे बातें करते तो आप कैसे समझाते हैं लोगों को? आप समझाने का काम करते हैं कि आप भी अफवाह में आ जाते हैं? अरे समझाए क्या, वो लोग ज्यादा हो जाते सर तो हम भी भयभीत में आ जाते ना सर। देखिए किशोरलाल जी, मेरी आपसे बात हुई है, आज आप मेरे साथी हैं। जी सर। आपको डरना नहीं है और लोगों के डर को भी निकालना है। निकालोगे? जी निकालेंगे सर, लोगों के डर को भी निकालेंगे सर, मैं स्वयं भी खुद लगाऊँ। देखिए, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जी आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई है। जी सर। साल भर रात दिन इतने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काम किया है, और इसलिए हमें विज्ञान पे भरोसा करना चाहिए, वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए, और ये झूठ फैलाने वाले लोगों को बार बार समझाना चाहिए। देखिए भाई, ऐसा नहीं होता है, इतने लोगों ने वैक्सीन ले लिया है, कुछ नहीं होता है। जी और अफवाहों से बहुत बच करके रहना चाहिए, गांव को भी बचाना चाहिए। जी और राजेश जी, किशोरलाल जी, आप जैसे साथियों को तो मैं कहूंगा कि आप अपने ही गांव में नहीं और गांवों में भी इन अफवाहों को रोकने का काम कीजिए और लोगों को बताइए। मेरे से बात हुई है, जी सर। बता दीजिए, मेरा नाम बता दीजिए। बताएंगे सर, हम समझाएंगे लोगों को और स्वयं भी लेंगे। देखिए, आपके पूरे गांव को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए। जी सर। और सभी से कहिए कि जब भी अपना नंबर आए, जी वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है सर। मैं चाहूंगा कि गांव की महिलाओं को, हमारी माताओं बहनों को जी सर। इस काम में ज्यादा से ज्यादा जोड़िए और सक्रियता के साथ उनको साथ रखिए। जी कभी कभी माताएं बहनें बात कहती है ना, लोग जल्दी मान जाते हैं। आपके गांव में जब टीकाकरण पूरा हो जाए तो मुझे बताएंगे आप? हाँ बताएंगे सर। पक्का बताएंगे? जी देखिए, मैं इंतजार करूंगा आपकी चिट्ठी का। जी सर। चलिए राजेश जी, किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करने का मौका मिला। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, कभी न कभी ये विश्व के लिए केस स्टडी का विषय बनेगा कि भारत के गांव के लोगों ने, हमारे वनवासी आदिवासी भाई बहनों ने इस कोरोना काल में किस तरह अपने सामर्थ्य और सूझबूझ का परिचय दिया। गांव के लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्थानीय जरूरतों को देखते हुए कोविड 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी बनाया जाता है। मैंने कुछ वर्ष पहले देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से ग्लोबल लेवल की भारतीय ऑडिट फर्म्स का उपहार मांगा था। आज मैं उन्हें इसकी याद दिलाना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छी और सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। मैं सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने तमिल भाषा और तमिल संस्कृति की महानता, तमिल त्योहारों और तमिलनाडु के प्रमुख स्थानों की चर्चा की है। गुरु प्रसाद जी आगे लिखते